पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। 5 दशकों तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहकर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रणब दा का लंबी बीमारी के बाद कल शाम निधन हो गया था। आइए दिखाते हैं आपको प्रणब दा से कुछ जुड़ी खास यादें। प्रणब मुखर्जी जब एक युवा सांसद थे और अपने घर के बरामदे में बैठे हुए राष्ट्रपति भवन से घोड़ों को गुजरते हुए देखते थे तो एक बार उन्होंने अपनी बहन से मजाक में कहा था कि वो चाहते हैं कि अगले जन्म में वो राष्ट्रपति भवन के एक घोड़े हों। प्रणब मुखर्जी से उम्र में 10 साल बड़ी उनकी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी ने तब भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वो इसी जन्म में राष्ट्रपति बनेंगे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 13 नंबर उनके लिए काफी लकी माना जाता है। 13 नंबर का कुछ है सिग्निफिकेंस मेरे फादर की लाइफ में, बिकॉज 13 नंबर इज़ अ लकी नंबर फॉर हिम। मेरा पेरेंट्स का जो मैरिज एनिवर्सरी 13 जुलाई है और उन्होंने राज्यसभा में फर्स्ट एज एन MP ओथ ली थी 13 जुलाई। फिर 13 नंबर तालकटोरा रोड में उनका 10 साल रहे वो, और एक हिसाब से उनकी पॉलिटिकल करियर की दैट वाज ही रीच्ड हिज पीक। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई बीरभूम में की। बचपन में उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनके स्कूल को जाने वाली सड़क बन जाए। मेरी सबसे बड़ा जो इच्छा था कि एक अच्छा सड़क बने। वो 2 नाला था, वो पानी में जब बिल्कुल करंट होता था तब बहुत मुश्किल होता था नेगोशिएट करने के लिए। ये कम से कम एक ब्रिज बन जाए तो अच्छा होगा। करीब 6 दशक पहले जब प्रणब मुखर्जी स्कूल जाया करते थे तब उनके घर से स्कूल के पहुंचने तक करीब 5 किलोमीटर रास्ता उनको पैदल जाना पड़ता था। तब ना ही ये सड़क थी और ना ही ये ब्रिज था। इस ब्रिज के नीचे से कोपाई नदी के एक सहायक नदी गुजरी है जो पूरे साल तो सूखा रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में इसमें पानी भर आता है। और तब प्रणब मुखर्जी यहाँ पे आके या फिर केले के पेड़ से एक नाव बना के इस नदी को पार होते थे, या फिर साथ में एक कपड़े का गमछा रखते थे और ये नदी तैर के वो स्कूल के पास किसी टीचर के घर पहुँचते थे और वहाँ पे कपड़ा बदल के फिर स्कूल जाते थे। इन खेतों के बीच से ही प्रणब मुखर्जी को स्कूल पहुँचना पड़ता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में MA किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से LLB की भी डिग्री हासिल की। जब मैं एक नौजवान था और मैं फुल टाइम राजनीति में भी नहीं आया था, उस समय ये मेरे गाइड रहे, मुझे मार्गदर्शन देते रहे, सलाह देते रहे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मुझे याद है 79 में मेरे से कई दफ़ा बैठ के रात को चर्चा करते थे कि कमल तुम जाके चुनाव जरूर लड़ो। प्रणब मुखर्जी के पिता कामत किंकर मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रहते थे। कांग्रेस से जुड़े थे। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ वारंट निकाला। कहा अगर गिरफ्तारी नहीं दी तो घर के सामान की कुर्की हो जाएगी। पुलिस विभाग में मुखर्जी के दोस्तों ने परिवार को बता दिया। सारा सामान हटा दिया गया। मवेशियों को पड़ोसियों के यहाँ बांध दिया गया। जब दारोगा कुर्की के लिए पहुँचा और कुछ नहीं मिला तो प्रणब दा से पूछा कि तुम्हारे घर में जो गाय थी वो कहाँ गई। प्रणब दा ने कहा कि मैंने खा ली। दारोगा बोला कि तुम तो ब्राह्मण हो, गाय कैसे खा सकते हो। तो प्रणब बोले कि घर में पैसों की दिक्कत थी तो गाय बेच दी और पैसे खा लिए। मेरा ये मतलब था। दारोगा भी मुस्कुरा दिया और वहाँ से चला गया। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले प्रणब मुखर्जी क्लर्क हुआ करते थे। वो डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में अपर डिवीजन क्लर्क थे। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में विद्यासागर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे। प्रणब मुखर्जी बचपन में जिस मिट्टी के मकान में रहा करते थे वो आज भी वैसा ही है। छोटा सा मिट्टी का मकान और उस मकान में ये छोटी सी घर। यहीं पे 1935 के 11 दिसंबर को जन्म हुआ था प्रणब मुखर्जी का।
और ये मिट्टी का मकान आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ये आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा है और यहाँ से बहुत छोटा सा घर है। यहाँ पे बाहर की लाइट भी ज़्यादा नहीं जाती है अंदर में। यहीं पे प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था और उनके माता पिता भी इसी घर पे रहते थे। प्रणब दा को क्रिकेट का जबरदस्त शौक था। जैसा कि किसी भी आम क्रिकेट फैन के साथ होता है, वैसे ही वो विश्व कप जीतने के लिए टोटके किया करते थे। हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे, उनके साथ बैठे, जितना देर बैठेंगे लगता था और बैठे, वो और बोले। हम अपने आप अपने में अपने व्यक्तित्व को समृद्ध होता उनके सानिध्य में अनुभव करते थे। राजनीति में ऐसे बेहद कम नेता हैं जिनको उनके जाने के बाद कुछ इस कदर याद किया जाता है। दिबांग सीनियर एंकर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं बात करने के लिए। दिबांग, बतौर पत्रकार कई बार आपके पास भी ऐसे मौके आए होंगे कि आप उनके इंटरव्यूज कर चुके होंगे, उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिला होगा। आपके पास क्या यादें हैं प्रणब दास से जुड़ी? देखिए, तब मैं बिल्कुल शुरुआती साल थे जर्नलिज्म के, और मुझे याद है कि दक्षिण दिल्ली में उनका घर था और इलस्ट्रेटेड वीकली में मैं काम करता था। उन दिनों हम लोग उनका इंटरव्यू जब मैं करता था तो अक्सर उनके एम्बेसडर में बैठ के उनके घर से एयरपोर्ट तक वो इंटरव्यू हुआ करते थे। और एक बार उनको देर हो रही थी और ड्राइवर ने कई रेड लाइट पार की, तो जब वो उतर गए तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों की रेड लाइट आप पार कर रहे थे? उन्होंने कहा नहीं साहब, तो देर हो रही थी और जो दिल्ली से कलकत्ता का टिकट है और जो चालान में पैसे थे उसमें बड़ा अंतर था। तो अगली बार जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको ये बताया, तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में था तब से मेरे साथ है और लगता है उसका असर इसको हो गया है। बहुत बहुत से ड्राइवर को उन्होंने ये भी कहा कि भाई ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखो। तो इस तरह की यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। और आपको ध्यान होगा कि उनको कांग्रेस से जब बर्खास्त किया गया था तब इलस्ट्रेटेड वीकली का एक बड़ा इंटरव्यू छपा था, मैन हू न्यू टू मच। उसके बाद उनको कांग्रेस से हटाया गया। तो एक बहुत ही संजीदा किस्म के इंसान, और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है उनके साथ रही कि उनकी याददाश्त, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कैसे चलते हैं, उसका बड़ा खास रोल था। और ये जो आप देख रहे हैं जितने भी लोगों में के साथ उनकी जो एक आत्मीयता है वो उसकी वजह से है, क्योंकि और उनको इस बात का एहसास था कि उनको बहुत चीजें प्रिसाइजली याद हैं और कई बार हम लोग घर आके चेक भी करते थे तो बिल्कुल सही वो बताया करते थे। उससे उनकी एक इज्जत और उनका जो स्थान की वजह से काफी बढ़ा। जी दिबांग, क्या गजब की हस्ती थी। हमने सुना कि प्रधानमंत्री उनको बोल रहे हैं कि उनको पिता तुल्य उनको मानते हैं और पिता जैसा उनको हमेशा प्यार मिला। मोहन भागवत को सुना, उन्होंने कहा हमारे सीनियर बुजुर्ग थे। हर इंसान इनको इतना सम्मान देता था। हर पार्टी का लीडर, हमने शरद पवार साहब को सुना, ये सब इनके समकक्ष लीडर ही रहे, लेकिन जो सम्मान था वो इन लीडर से कई ऊंचा हासिल किया प्रणब दा ने। जी हाँ, क्योंकि विकास देखिए क्या होता है कि एक तो सब लीडर होते हैं, सब एक तरीके की बातें करते हैं, लेकिन ये ऐसे लीडर, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत साफ दिखाई भी दे जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे लीडर थे जिन्हें किस तरह से विधि विधान होगा, किस तरह से चीजें चलेंगी, उस तरह की जानकारी बहुत थे। यानी अगर आप देखें जिस तरह से समाज में या पूजा पाठ होती है तो जिस तरह से पंडित बताते हैं कि साहब पहले ये अर्चना करनी है, फिर ये लगाना है, इस तरह की जो डिटेलिंग थी उनके पास वो बहुत ज्यादा थी। यानी देखिए कि जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पूरी बातचीत चल रही थी कि कैसे इनको हटाया जाए, तो जो पॉइंट नुक्ता निकाल के लाए वो प्रणब मुखर्जी निकाल के लाए कि इस तरह से यूपीएससी के पास जो अधिकार है और कैसे उनको रेटिफाई करना है। तो ये चीज जो थी वो उनको सब पार्टियों का प्रिय बनाती थी, दलगत राजनीति के एक तरीके से ऊपर उठाती थी। और चूंकि वो अध्यापक रहे तो वो ये पढ़ाने बताने का शौक भी उन्हें था लोगों को। ये एक तरीके से मुझे तो लगता है कि एक बार वो अचंभित कर देते थे लोगों को, एक तरीके से उनको आनंद भी आता था। याद भी आता है यूपीए 1 यूपीए 2 का दौर। आपकी बात सुन के दिबांग, जब संसद में अगर किसी बहस में प्रणब दा कुछ बोलते थे तो विपक्ष में बैठे बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी चुप हो जाते थे। वो मानते थे कि प्रणब दा अगर बोल रहे हैं कार्रवाई के किसी नियम को लेकर तो सही बोल रहे होंगे।